हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो डे नंबर 6 में मेरे दोस्त हम पहुंच चुके हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन द नेशन। इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ नेम है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। एक दो एक्ट है उसको पूछा जाता है, तो बस दो चार क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा आते हैं और उसको अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बाकी मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, कोई भी टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारा जो इसमें टॉपिक रहने वाला है मैं आपको पहले वो बता दूं और वीडियो में जैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे जरा सा कि इस चैप्टर में आखिर होने क्या वाला है। उसके बाद देखो भाई, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा बिलीफ ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, ठीक है, इसको समझेंगे। फिर इंग्लिशिस्ट जो इसको इसके खिलाफ थे उसको समझेंगे। फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को समझेंगे। फिर इंडियन रिस्पॉन्स क्या रहा ब्रिटिश एजुकेशन। आपको पता है इस चैप्टर में जनरली पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश है वो मतलब इंडिया को चेंज करना चाह रहा था एजुकेशन के थ्रू। तो फिर मतलब इंडियन का क्या रिस्पॉन्स रहा, मेन आपका ये दो टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में बस मैंने वही बता दिया कि भाई जो ब्रिटिश चाहता था, ब्रिटिश क्या चाहता था भाई, उसका कंट्रोल हो, हर जगह रेवेन्यू में कंट्रोल हो, टेस्ट में कंट्रोल हो और उसका कल्चरल डोमिनेशन में हर जगह, मतलब उसका कहने की वो चाहता था कि कंट्रोल हो। जिसकी वजह से उसने क्या मतलब उसने क्या देखा कि भाई जो हमारा एजुकेशन है ये मतलब कि बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, कि मतलब उसको इन्हें एक अच्छी तरीके से गुड मैनर में लिया, मतलब इसको उन्होंने टूल्स बनाया कि भाई एजुकेशन के थ्रू हम, जो आपको पता है कि इससे पहले रिवोल्ट वगैरह हो चुका था, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये सोचा क्या कि अगर हम इस मतलब कि सब्जेक्ट को अगर लेते हैं, सब्जेक्ट मतलब कि कल्चर को लेते हैं, तो उसके थ्रू मतलब कि हम यहाँ पे हम सोशल कंट्रोल से, मतलब लोगों के दिमाग में इंग्लिश इंग्लिश डाल के तो उसे मैं कंट्रोल कर लूँ। तो ये कहीं ना कहीं उसका खुद का बेनिफिट था। इस वजह से वो इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन लाना चाह रहा था। ये सारा कुछ है। देखो, एक की कंसेप्ट है जो कि आपके अभी जो मैं लेक्चर मतलब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कुछ समझ कुछ वर्ड आएंगे जिसको मैं पहले बता दूं। सबसे पहला देखो यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट आपके अंदर आता है। सबसे पहले क्या ओरिएंटलिस्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा स्कॉलर, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन एजुकेशन को क्या करता है भाई, प्रमोट करता हो ना, प्रमोट करता हूँ इंडियन एजुकेशन को। अगर मैं कहीं पे बोल दूं क्या ओरिएंटलिस्ट, आप क्या समझेंगे भाई, भाई जो इंडियन एजुकेशन को आप सपोर्ट कर रहा हो उसको हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। आप फिर देखेंगे एंग्लिसिस्ट क्या होता है भाई, ये जो होता है ये यूरोपियन या इंग्लिश नॉलेज को जो क्या करता है प्रमोट कर रहा होता है, उसको हम एंग्लिसिस्ट कहते हैं। अब देखो मैं अकेले मिनट से कुछ पढ़ेंगे, ये सारा डिस्पैच वगैरह ये कुछ टॉपिक है आपका, ये पाठशाला देखो पाठशाला वर्ड है, इसका मतलब पाठशाला से आपको क्या समझना है। तो इसमें आप समझेंगे कि जो आपका हमारा जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था, लोकल एजुकेशन था, जो फ्लेक्सिबल टीचिंग हुआ करते थे जिसके अंदर, उसको हम पाठशाला कहते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे। शांति निकेतन, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शांति निकेतन का फाउंडर कौन है भाई, कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। फिर नेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये सारा चीज हम समझने वाले हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे 3 टर्म को पता होना चाहिए। एक फर्स्ट टर्म ये होगा, सेकंड टर्म आपका, ये थर्ड टर्म, ये 3 टर्म में कहने के यहाँ पे अभी पूरा वीडियो में यूज होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो मैं भाई सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो हमने लिया है बिलीव ऑफ ओरिएंटलिस्ट, है ना, ओरिएंटलिस्ट। इसका क्या बिलीव था उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जो ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे, मतलब कि मैंने आपको क्या कहा, ये वो हैं जो कि इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके बारे में थोड़ा जान लो, आपसे पूछा जाता है। ये जो रिस्पेक्ट क्या करते थे, इनका जो थॉट प्रोसेस था, ये कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन को भी रिस्पेक्ट करते थे और साथ के साथ ये वेस्टर्न एंसेंट को भी रिस्पेक्ट किया करते थे, ठीक। और इसका जो बिलीफ था, ये देखो आपसे पूछा जाता है कि किसका बिलीफ था, कि इंडिया ग्लोरी ले इन द इट्स एंशिएंट पर, मतलब कि जो इंडिया था ये ऑलरेडी पास्ट में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिक्लाइन कर गया ओवर द टाइम। ये बात किसने कहा था, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था, आप क्या बोलेंगे भाई, जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका ये बिलीफ था। आपसे पूछा था ये बिलीफ किसका था, ध्यान रखना, ये दो लाइन आपके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है एग्जाम हॉल में, तो इसीलिए इसको अच्छी तरीके से अभी के अभी आप समझ लेंगे। ये क्या कहते थे, इनका क्या कहना था, जो हमारा इंडिया था ये एंशिएंट टाइम में, मतलब कि पास समय में ये बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम ये डिक्लाइन कर गया, ठीक, ये इनका कहना था। और भाई ये जो लोग हुआ करते थे, ये इंडिया को समझने के लिए ये क्या क्या करते थे समझते हैं जरा सा। जैसे कि ये एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, जो एंशिएंट बुक है, जैसे बाइबल हो गया, कुरान हो गया, ये सारी चीज को ये पढ़ा करते थे। उसके बाद भाई
ये बहुत सारा लीगल टैक्सेस वगैरह को स्केयर किया करते थे। सिंपल जान लो, जो एंशिएंट टैक्स था उसको पढ़ा करते थे। उसके बाद देखो, हेल्प ब्रिटिश ऑफिसर अंडरस्टैंड इंडियन, मतलब कि ये कहीं न कहीं पढ़ के क्या करते थे, ये हेल्प करते थे ब्रिटिश ऑफिसर का, ताकि इंडिया का लॉ समझ, है ना, एंशिएंट टैक्स में भाई इंडिया का बड़ा सारा चीज़ ज़िक्र किया हुआ है। तो वहाँ से इंडिया का क्या कस्टम था, क्या यहाँ का थॉट प्रोसेस था, क्या लॉ वगैरह हुआ करता था, ये सारा चीज़ यहाँ से समझकर वो किसको बताया करते थे, ब्रिटिश को बताया करते थे, ताकि ब्रिटिश इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्पॉन्स करे, उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी लॉ वगैरह लाए, है ना, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि जो हमारा इंडिया का बिलीव हुआ करता है, अभी भी बहुत जानते हो कि बिलीव है कि हम एंशिएंट पे हम लोग ज़्यादा बिलीव करते थे। इस वजह से ये जो लोग हुआ करते थे इंडिया को मतलब रिस्पेक्ट लेकिन ये करते थे, ठीक है? ध्यान रखना, ये रिस्पेक्ट करते थे दोनों लोग। आपसे पूछा जाता है, बताओ इंडिया एंड वेस्टर्न एंशिएंट कल्चर को कौन रिस्पेक्ट करता था, दोनों को कौन रिस्पेक्ट करते थे? ओरिएंटलिस्ट। ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसको समझते हैं। अब देखो, इसी के अंदर ये ओरिएंटलिस्ट में जो पहला नाम आपको आता है भाई, नाम आपका इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहला आता है विलियम जोन्स, है ना, विलियम जोन्स। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ये आपका नेम इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपके एग्जाम में नेम और डेट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये जो आए थे, ये कलकत्ता, कहाँ आपसे पूछा जाता है विलियम जोन्स कहाँ पे आए थे भाई? ये कलकत्ता में आए थे, ठीक है। एज ए मतलब कि एज ए ये जो कलकत्ता के अंदर आया था, ये एज अ जूनियर जज आया था, है ना। ये पे कलकत्ता में आपको पता है कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वहां पे एज अ जूनियर जज इसको अपॉइंटमेंट किया गया था। लेकिन ये जनाब जो थे भाई, ये लिंग्विस्टिक थे, जज थे ही थे। इनको तो यहाँ पे मतलब कहा था भाई जाओ तो वहाँ पे मतलब, हाँ, जज के पद पे इसको यहाँ पे बैठा दिया गया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्टिक किसको कहते हैं? जिसको बहुत सारे लैंग्वेज का जिसको नॉलेज हो। जैसे इसके पास, इनको जो था नॉलेज था, ग्रीक वर्ड जानते थे ये, लैटिन वर्ड जानते थे, फ्रांस जानते थे, इंग्लिश जानते थे, अरेबिक जानते थे, पर्शियन जानते थे, और संस्कृत भी इन्होंने इंडिया में आकर सीख लिया था। ये सारा चीज जो जानता है उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं, मतलब जो मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं उसको लिंग्विस्टिक कहते हैं। आपसे पूछा जाता है, बताओ इनमें से कौन सा ओरिएंटलिस्ट क्या थे? लिंग्विस्टिक थे। आप क्या बोलेंगे भाई? वो थे जॉन, है ना, विलियम जॉन। ध्यान रखना, ये कहाँ आए थे? कोलकाता में आए थे। और ये कोलकाता में एज अ जूनियर जज आए थे, है ना, डायरेक्ट इन्हों ये, इसलिए इसको मतलब कि इंडियन कल्चर के लिए नहीं भेजा गया था, इनको एज अ जूनियर जज भेजा गया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, तो ये लिंग्विस्टिक थे, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे इंडियन इंडियन का संस्कृत सीखा। और इसको यहाँ पे देखो फिर क्या क्या इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया भाई, यहाँ पे इंडियन टेक्स्ट को उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ का उन्होंने लॉ देखना स्टार्ट किया, क्या फिलोसफी था उस जमाने में, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, मतलब जितना भी उनको मिला इंडियन टेक्स्ट वगैरह में, सबको वो समझा करते थे। कैसे? या तो वो टेक्स्ट पढ़ते थे, या मतलब होता है ना उस समय के जो भी पंडित वगैरह हुआ करते थे, वहां पर जाकर उसके साथ मिल के बातचीत करते थे, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि लैंग्वेज इसको बहुत सारा पता था भाई, सबसे बातचीत आराम से कर लेते थे। तो ये चीज कौन क्या करते थे भाई? विलियम जोन्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नेम है। वही तो यहाँ पे सॉफ्ट में लिखा हुआ विलियम जॉन्स के बारे में। ये कलकत्ता आए थे, कब आए थे भाई? 1783 में आए थे, एज अ जज, है ना, जज आए थे। लेकिन ये साथ के साथ क्या थे भाई? लिंग्विस्टिक थे। इन्होंने संस्कृत भी सीखा, ये इंडिया के अंदर सीखा, बाकी अरबिक, पर्शियन और बहुत सारे लैंग्वेज इनको पता था। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये एज अ जज आए थे, लिंग्विस्टिक थे, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बंदा एक और भी था, जिसका नाम था हेनरी थॉमस, है ना, हेनरी थॉमस। ये भी संस्कृत स्कॉलर थे, ठीक है। ये भी स्टडी हिंदी, इसका मतलब ये भी स्टडी हिंदू के बारे में ये स्टडी क्या करता था, ठीक। और तीसरा देखो, हेलेड, हल हेड जो थे, ये पर्शियन यानी संस्कृत का स्टडीज क्या करते थे, और इन्होंने बुक को ट्रांजिशन करना है ना, ट्रांजिशन इनका काम क्या था? बुक को ट्रांसलेट करना, ये इनका कुछ काम था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसी टाइप से देखोगे, एक आपसे पूछा जाता है कि स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये कब कब मतलब बनाया गया था भाई? ये 1784 में बनाया गया था, ध्यान रखना। उसका इसमें क्या था भाई? स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, लॉ, फिलोसफी एंड रिलीजन। इसके अंदर जो था, आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सोसाइटी के अंदर इंडियन लिटरेचर, लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, ये सारा चीज पढ़ा स्टडी होता था, वो कौन सा था भाई? एस्थेटिक, है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर ये स्टडी वगैरह किया जाता था। आइए देखते हैं भाई, जब यहाँ ये लोग आए थे ना, इन्होंने जब यहाँ पे देखा कि भाई ये देखो कौन कौन बंदा आया, ध्यान रखना, तीन नाम। सबसे पहले विलियम जॉन्स आए थे, उसका हेनरी थॉमस आए थे, उसका हेलैंड आए थे। ये सब मिलके कहीं ना कहीं इंडिया का क्या पढ़ रहे थे भाई? इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। किस तरीके से? एंशियंट बुक को पढ़ के ये लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया का क्या कल्चर था, है ना, इंडिया का पुराने जमाने कौन-कौन से यहाँ रिलीजन है, क्या इसका पॉलिटिक्स कैसा था उस समय में, है ना, इसका फिलॉसफी मतलब लॉ वगैरह सारा चीज़ ये लोग समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, ये तीनों, ठीक। अब आते हैं, जब इन्होंने मतलब समझा तो फिर क्या किया गया भाई मेरे, तो कहीं आपसे इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोला गया। इनके बाद इंस्टीट्यूट खोला गया कहाँ पे? कलकत्ता में खोला गया। एक आपका हिंदू बनारस, जो कि बनारस के अंदर पड़ता है, हिंदू कॉलेज, वहाँ पे खोला गया। आपसे पूछा जाता है
मदरसा है ना, कोलकाता में देखो देखो यहाँ पे ये लोग मुस्लिम के बारे में पढ़े तो हिंदू के बारे में पढ़े, मेन तो यही दोनों हुआ करता है, उस समय की बात है, ज्यादा इन्हीं दोनों में टक्कर हुआ करते थे। तो इन्होंने मदरसा खोला कहाँ पे, कलकत्ता में। से पूछा जाता है कि बताओ मदरसा कहाँ पे खोला गया था, कलकत्ता में खोला गया था। कब खोला गया था भाई, 1781 में। और आपका हिंदू कॉलेज कहाँ पे खोला गया था, बनारस में खोला गया था, और ये 1791 में खोला गया था। और जो मदरसा था इसके अंदर जो पढ़ाई होती थी, अरबिक की पढ़ाई होती थी, पर्शियन की पढ़ाई होती थी, इस्लामिक लॉ वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता था। और ये जो हिंदू कॉलेज है भाई, इसके अंदर संस्कृत टेक्स्ट वगैरह पढ़ाया जाता, जो कि यूजफुल किसके लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि यूजफुल था। तो ये भाई दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट खोला गया था, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसका सिंपल सा पर्पज क्या था भाई, कि इंडिया का जो था, इंडियन वांट टू दे, है ना, मतलब कि ये चाहते थे, मतलब कि इंडिया को थोड़ा सा कुछ वैल्यू वगैरह दिया जाए, समझ रहे हो, टीच इंडियन व्हाट दे वैल्यू एंड नाउ, उसके बाद विन इंडियन रिस्पेक्ट। सिंपल से यार देखो कि इनका ये सब चीज करने में क्या मतलब, इसका देखो कहीं ना कहीं अंग्रेज है तो भाई अपना बेनिफिट ये लोग सोचेगा। तो इसके थ्रू वो लोग जो इंडिया है उसको, उसके कल्चर को रिस्पेक्ट देकर, है ना, उसके देखो सिंपल वर्ड में जानो, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट देके अपना वैल्यू उसके अंदर बढ़ाना चाहते थे। कहीं ना कहीं उसको वो लोग ये करना चाहते थे भाई कि देखो हम तुम्हारे लिए अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए हम अच्छा कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मदरसा खोल रहे हैं, तुम्हारे लिए हम स्कूल खोल रहे हैं, तो तुम हमें रिस्पेक्ट दो, तुम हमारी बातों को मानो, तुम हमारे लिए काम करो। और देखो वो तो वो, और ये लोग इसलिए भी ये चीज चाहते थे कि भाई अगर इसको हम कुछ मतलब समझाएंगे अच्छे तरीके से, ये लोग हमारे मतलब होता है ना उस इंसेंट, अगर इसको इंसेंट के नॉलेज को, अगर इसको वैल्यू देंगे, तो कहीं ना कहीं ना इसके दिल में जो हमारे लिए जो विरोध है ना, कोई भी गुस्सा वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगा, हमारे खिलाफ कभी भी ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं उसका पर्सनल रीजन था, जिसकी वजह से ये सारा काम करते थे। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में मेरे भाई। इनके बारे में क्या है कि भाई ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय की बात है। ये जो था, जो ओरिएंटलिस्ट थे उनको इन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। आपसे पूछा जाता है बताओ कौन सा गवर्नर जनरल या कौन सा व्यक्ति सपोर्ट किया था, किसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया था, ओरिएंटलिस्ट को। आपको ध्यान रखना है वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है भाई। बिलीव ब्रिटिश रूल शुड बी बेस्ड ऑन, इनका बिलीव क्या था कि जो ब्रिटिश रूल जो हमारे यहाँ, देखो यहाँ देखो आप यहाँ क्लियर कर रहा है कि ये सोचा करते जो ब्रिटिश रूल हमारा चलेगा वो एंशिएंट इंडियन कस्टम के और उसके लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये किसका बिलीव था भाई, वॉरेन हेस्टिंग का बिलीव था। ध्यान रखना ये दो तीन चीजें। तो इन्होंने मतलब जो आपका मैंने बताया ना कि मदरसा वगैरह जो खोला गया था कलकत्ता में, उन्होंने यहाँ पे सेटअप में कहने के बहुत ज्यादा इसने हेल्प किया था। ठीक है। इंडियन स्कॉलर है ना, ये मतलब कि इनकरेज क्या करते थे, जो भी यहाँ का पंडित वगैरह हुआ करता था, है ना, मुंशी वगैरह हुआ करता था, इनको इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट वगैरह किया, ताकि ये हेल्प कर सके किसको भाई, ब्रिटिश को कहीं ना कहीं ये हेल्प कर, क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, इसके पास जाकर बैठा करते थे। तो इनसे ही भाई, अब देखो पंडित वगैरह तो उनको नॉलेज होगा, ये जो मुंशी वगैरह हुआ करते थे उनके साथ ब्रिटिश वगैरह बैठा करता था, और उससे वहाँ पे लोकल नॉलेज, लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज उससे वो गेन क्या करते थे। तो ये देखो वॉरेन हेस्टिंग बारे में क्या पता होना चाहिए, ये गवर्नर जनरल थे उस समय की बात है ना। और उसका ये इनका जो स्ट्रांगली सपोर्ट किसको करते थे भाई, ये ओरिएंटलिस्ट को ये सपोर्ट क्या करते थे। फर्स्ट वायसरॉय जो थे वो भी यही बने थे, है ना। उसका देखो ये इसको सपोर्ट क्या करते थे। और ब्रिटिश इसका बिलीव था कि भाई हम जो अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर हमको क्या करना, रूल करना है, तो किसके बेसिस पे किया जाएगा भाई, इंडियन सोसाइटी के बेसिस पे किया जाएगा। इसीलिए इन्होंने बहुत सारा मोन्यूमेंट्स बनाया, है ना, ध्यान रखना आपका। एक पंडित बनाया, हिंदू स्कॉलर, मुंशी बनाया, मुंशी स्कॉलर, है ना, सिंबोलाइज ब्रिटिश पावर गाइडेड बाय द इंडियन, इन्होंने सिंबोलाइज किया ब्रिटिश पावर गाइडेड बाय द इंडियन नॉलेज। समझ में आया इसे, ये सारा चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो भाई ये सारा चीज यहाँ पे चल रहा था, इन लोगों यहाँ पे ये गवर्नर थे, फिर वाइसरॉय बैठे बाद में 1857 के बाद। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये लोग तो यहाँ पे कर, लेकिन भाई बहुत सा ब्रिटिश जो था इनके बातों से, इनके बाद इन लोगों के मतलब कि ये लोग कहते थे भाई कि इंडिया के अंदर रूल करना है तो हमें इंडियन एंशिएंट एजुकेशन के अकॉर्डिंग वहां पे हम रूल कर सकते हैं, उनको इसीलिए समझा करते थे। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिश लोग थे जो कि इनकी इन सोच से क्या थे भाई, डिसएग्री क्या करते थे। वो चाहते थे नहीं, जो इंडिया आए, इंडिया के अंदर जो हो भाई वो वेस्टर्न एजुकेशन के बेस्ड पे यहाँ पे कार्यक्रम हो, यहाँ पे एजुकेशन दिया जाए, ताकि जो इंडिया का जो कहीं ना कहीं बहुत लॉ है उनका, जो वो हमारे बारे में वेस्टर्न एजुकेशन अगर उसको हम देंगे तो वो जानेगा कि भाई वेस्टर्न मतलब कि थोड़ा सा वो दुनिया जानेगा, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में जानेगा, है ना, इंग्लिश सीखेगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। हम अगर इंग्लिश वो जान ले, क्योंकि भाई वो ब्रिटिश थे तो इंग्लिश में है ना, व्हाट योर नेम समझ लो, उससे इंग्लिश में वो लोग बोला करते थे। तो इंग्लिश, ताकि वो इंग्लिश सीखे तो हम उससे अच्छे तरीके से क्या कर सके, कन्वर्सेशन कर सके। अगर उसको हम कहीं उसको हम अपने जॉब में उसको यूज कर सके, है ना, जॉब में दे देंगे चलो भाई, ताकि मैं
जॉब में अगर इंग्लिश में अगर रहेगा तो भाई हम उससे अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, उसको ऑफिशियल कोई वर्क दे दे छोटा-मोटा, तो वो कहीं न कहीं वो अपना भलाई के लिए चाहते हैं भाई अब यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन यहाँ नहीं देंगे। तो ये बहुत सारा डिबेट का कहीं न कहीं मसला बन गया है ना, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे। बहुत दिन होने के बाद फिर क्या हुआ ज़रा-सा समझते हैं इसको। अब जब मतलब कि बहुत बहुत वेस्टर्न ब्रिटिश जब इसके खिलाफ हो गए थे भाई, आपको पता है क्रिटिसिज्म होगा ही, तो भाई हम देखेंगे यहाँ पे जो एंग्लो सिस्टम मतलब जो ये लोग क्या चाहते हैं भाई, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन आए, और जो ओरिएंटलिस्ट थे ये लोग क्या चाहते थे मेरे भाई, कि ये लोग चाहते थे भाई मतलब कि यहाँ पे जो पढ़ाई हो तो वो किसके बेस्ड पे हो, इंडियन एंशिएंट एजुकेशन के बेस्ड पे हो। तो इन दोनों में कहीं न कहीं अब क्या होने लगा भाई, डिबेट होने लगा, बहुत सारा डिबेट होने के बाद तो फाइनली 9th सेंचुरी में था, तो मैंने ब्रिटिश जो क्रिटिसाइड करने लगे किसको, ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइड करने लगे। मैंने बताया इसका क्या बिलीव था, ये चाहते थे कि जो भाई जो ईस्ट एजुकेशन है, नॉलेज ऑफ द जो फुल ऑफ एरर, जो मतलब कि इंडियन कल्चर है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एरर वगैरह है, कोई साइंटिफिक वगैरह नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको पता है एंशिएंट एंशिएंट बेस्ड पे हमारा जो हुआ करता है उस समय का नॉलेज था। और भाई कोई भी मतलब कि यहाँ पे नॉन सीरियस है, कोई भी मतलब लाइटर हार्टेड नहीं, ये सारा बहुत सारी चीज़ चाहता थे। उसका इन्होंने फिर अपोज करने लगा, है ना, अरबी, पर्शी, संस्कृत, ये सब पर्शियन, ये सारी चीज़ उन्होंने अपोज किया कि भाई इस बेस पे हम इंडिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको हमें वेस्टर्न एजुकेशन देना पड़ेगा। लेकिन फिर इन्होंने फोकस किसी भी का वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, प्रैक्टिकल एंड एजुकेशन, इन लोगों का काम था, कहना था एंग्लिसिस्ट का, कि भाई इंडिया के अंदर जो सिंपल वर्ड में जान लो कि ये कहते थे भाई कि यहाँ पर जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसको खत्म करके उसको मतलब कि ज़्यादा उसके ऊपर दबाव पैसा वगैरह खर्च ना करें, उसको ज़्यादा हमें बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। हमें इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन शिफ्ट करनी चाहिए, है ना, जो कि आपका साइंटिफिक वे में पढ़ाया जाए, है ना, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाए, और उसका वेस्टर्न एजुकेशन ही होना चाहिए। और इनसे क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं इंडिया का डेवलपमेंट होगा, और उससे कहीं ना कहीं हमें वो लोग यहाँ पे जानेंगे भाई वेस्टर्न एजुकेशन कैसा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। आइए देखते हैं ये वाला जो व्यू था, ये किसका, कि 2-3 आपका नाम वैसे नाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपको 2 नाम याद रखना है। एक है जेम्स सिविल, इसके इसमें आपका अब देखते हैं जेम्स सिविल का क्या व्यू था। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। जेम्स सिविल जो था एक हिस्टोरियन थे, थिंकर थे। ये स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको, जो जो ओरिएंटलिज्म थे, तो उनको ये क्रिटिसाइज कर, आपसे पूछा जाता है भाई कौन-कौन इसके खिलाफ था, है ना, कहीं न कहीं ये इसके खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू ये देखो ध्यान रखना, स्ट्रांगली क्रिटिक थे किसके खिलाफ, ओरिएंटलिज्म के खिलाफ थे, जो इंडियन अब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ये क्या चाह रहे थे उसको समझते हैं। ये चाह रहे थे ब्रिटिश एजुकेशन शुड नॉट एम टू प्लीज टू नेटिव और रिच, मतलब सिंपल सी बात है कि इनका काम क्या था, ये चाह रहे, इनका गोल सिंपल अगर हम जाना है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है ये एक यूज़फुल सब्जेक्ट है ना? ये कहने का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये कोई नेटिव बेस्ड नहीं है, ये कोई भी एंसेंट बेस्ड नहीं है, ठीक? ये कहीं न कहीं ये चाह रहे थे, और ये चाहते थे जो इंडियन जो है उसको हमें लर्न मतलब सिखाना चाहिए, हमें एजुकेशन देना चाहिए, किस पे भाई, वेस्टर्न साइंस बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में इसको हमें बताना चाहिए, देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया है, तुम लोग अभी एंशिएंट में ही हो, ये इनका कहीं न कहीं ये सारा कुछ थॉट था, ठीक? और ये मेरे भाई ये ब्रिटिश जो शुड एजुकेट इंडिया टू मेक द रेशनल एंड प्रैक्टिकल नॉट इमोशनल। अब इनका बिलीफ एक था कि क्या, कि जो इंडियन को हमें जो इंडिया वासियों को जो एजुकेशन देना चाहिए वो हमें उससे प्रैक्टिकल एजुकेशन देना चाहिए, इमोशनल और ट्रेडिशनल बेस्ड पे एजुकेशन नहीं देना चाहिए ना, नॉट इमोशनल एंड ट्रेडिशनल। इमोशनल बोले या ट्रेडिशनल बोले तो मतलब एंशिएंट बिलीव हमें, मतलब जो एंशिएंट जो चलता हुआ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। इमोशनल मतलब धार्मिक एजुकेशन हमको उसको नहीं देना चाहिए, उसको हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए, एक रेशनल एजुकेशन देना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए। कहीं न कहीं किसका ये थॉट था भाई, जेम्स मिल का थॉट था। आइए देखते हैं उसके बाद भाई, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपसे पूछा जाता है बताओ कौन चाहते थे भाई कि इंडिया के अंदर प्रैक्टिकल साइंटिफिक नॉलेज दिया जाए, तो आपका नाम क्या आएगा, जेम्स मिल, ध्यान रखना। अब आते हैं थॉमस बेबिटॉन मैकले, इनका क्या काम था, ये भी भाई 1830 की बात है। ये भी मतलब कि वो कहीं न कहीं किसके खिलाफ थे भाई, ओरिएंटल एजुकेशन के खिलाफ थे। बहुत ही दो नाम आपको याद है, पूछा था कौन-कौन के खिलाफ थे? एक आपका जेम्स मिल इसके खिलाफ थे, इंडियन एजुकेशन के खिलाफ, और एक थॉमस बेबिटॉन, ये भी बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ये देखो इनके इनके बारे में, ये एक ये कहीं न कहीं ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे, इसलिए इसको थोड़ा-सा ज़्यादा सुना गया। वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स क्रिटिसाइड। अब देखो भाई इनका क्या कहना था कि जो इंडिया है मेरे भाई, ही डिस्क्राइब इंडिया एज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीड टू बी सिविलाइज्ड थ्रू द इंग्लिश एजुकेशन। जो इंडिया है वो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है। ये आपसे पूछा जाएगा बताओ ये बात किसने कहा था, जो इंडिया है वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है,
और उसको जो हमें सिविलाइज़्ड करना है और उसको जो मतलब कि ज़रूरत है इंग्लिश एजुकेशन की, ये बात किसने कहा था? थॉमस ने कहा था, है ना? थॉमस बेबीटन ने कहा था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसने कहा था यह बात कि इंडिया जो है वो अनसिविलाइज़्ड है और उसको इंग्लिश एजुकेशन की ज़रूरत है। आइए देखेंगे इसका एक कुछ फेमस स्टेटमेंट है, इसको एज़ इट इज़ आप याद कर लीजिए, आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये स्टेटमेंट क्या कहा? किसने कहा था? ए सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज़ वर्थ ऑफ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडिया एंड अरेबिक। ये एक स्टेटमेंट है किसका? मैकॉले साहब का है। तो ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट बताओ किसका है? अब देखो ये जो थे भाई इंडियन इंडियन लैंग्वेज जो है वो इन्होंने कहा कि वर्नाकुलर है, ये बहुत ही पुअर है, बहुत रूड है। ये जो वे नोट ये मतलब कि इंडियन एजुकेशन अगर हम इसे पढ़ाने की कोशिश करें, तो वो फिट नहीं करता था किसमें? साइंस पे और लिटरेचर पे। ये कहीं न कहीं इसका कहना था। ये सारा चीज़ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका क्या-क्या बिलीफ था ना? किसका बात हो रही है भाई? अभी मैकॉले साहब की बात हो रही है। इसका देखो अब क्या-क्या बिलीफ था। इसका बिलीफ था सबसे पहले कि जो ईस्टर्न एजुकेशन है वो यूज़लेस है ना? सिंपल से याद रखना इनको ये कहते थे यूज़लेस है। वेस्टर्न एजुकेशन है, ये मॉडर्न है, साइंटिफिक है, मोरल है एंड प्रोसेसिव है, ठीक है? प्रोग्रेसिव है। ये सारा चीज़ कौन का इसका किसका बिलीव है? मैकॉले का बिलीव है ये। इंग्लिश एजुकेशन लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ द हायर एजुकेशन। आपसे देखो ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है बताओ किसने कहा था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो मीडियम मीडियम होना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, या इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर कौन लेकर आया था? मैकॉले ही लेकर आया था। देखो इस लाइन से यहाँ पे क्लियर होता है ये चीज़। ब्रिटिश शुड स्टॉप। अब देखो इसके कहने के बाद इनके कहने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट था, जैसे हमने आपको बताया कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर, बनारस इसके अंदर बहुत सारा इंस्टीट्यूट बन चुका था। तो उसको उन्होंने फंडिंग करना स्टॉप कर दिया। फंडिंग करना स्टॉप कर दिया कब? जब इसकी बात आई है ना, ध्यान रखना किसकी वजह से, किसके कहने से फंडिंग स्टॉप कर दिया गया था? आप क्या बोलेंगे? मैकॉले, है ना? फंडिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन में फंडिंग किसके कहने पे स्टॉप कर दिया गया था? आप क्या बोलोगे? मैकॉले। अब देखो भाई ये क्या एक्सपोज कर रहे थे, है ना? ध्यान रखना वेस्टर्न लिटरेचर को एक्सपोज कर रहे थे, साइंस को एक्सपोज कर रहे थे, फिलोसफी हो रहा था, सिविलाइज इंडियन एंड चेंज द कल्चर एंड वैल्यू। सिंपल सा वर्ड, ये सिंपल वर्ड में ये जान लो कि ये क्या कहते थे भाई कि जो इंडियन एजुकेशन है उसको हमें इंग्लिश माध्यम से सिखानी चाहिए, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन देना चाहिए, इसको टेक्नोलॉजी वाला एजुकेशन देना चाहिए, साइंस की एजुकेशन देनी चाहिए उसे। ये सारा चीज कौन कह रहा था? ये सारा चीज मैकॉले साहब कह रहे थे, है ना? ये कुछ वर्ड है इनका, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद आया 1830 में। देखो ये सब डिस्कस डिबेट वगैरह कब हो रही थी? मैंने आपको बताया कि 1830 की बात है। अब 1835 देखो आया, जब डिबेट खत्म हुआ, सब इसके बातों से एग्री हो गए, तो इंडिया के अंदर एक एक्ट आता है, आपसे पूछा जाता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया इंडिया के अंदर? आप क्या बोलेंगे? 1835 के अंदर आया। ये किसके बेस्ड पर है? मैकॉले, है ना? मैकॉले के वजह से ही आया था ये जी। अब देखो इसमें क्या कहा गया था कि इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ द, इसके अंदर देखो क्या पहला स्टेटमेंट था कि जो मीडियम मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा इंडिया के अंदर वो इंग्लिश, है ना? इंग्लिश होगा। इंस्टीट्यूट प्रोमोट, है ना? प्रोमोटिंग संस्कृत पर्शियन, इसको आप नेग्लेक्ट किया, जो भी इंस्टीट्यूट में अगर संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, पर्शियन पढ़ाया जा रहा है, उसको अब नेग्लेक्टेड किया जाएगा। इसके अंदर ये भी क्लियर कर दिया गया था। और इंग्लिश टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखो 3 स्टेटमेंट किसके किसके वजह से, किसके बेस्ड पे आया था भाई? मैकॉले के स्टेटमेंट के बेस्ड पे आया था। फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है। सेकंड है भाई कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में क्या कहा गया था? जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होगा वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा, और जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है संस्कृत के बेस पे, पर्शियन के बेस पे, उसको अब यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाएगा। और जो टेक्स्ट बुक आएगी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे टेक्स्ट बुक, एक तो पहले टेक्स्ट बुक हुआ नहीं करता था उतना ज्यादा, तो अब ये इंट्रोड्यूस जो होगा वो किस बेस पे? वो इंग्लिश में होगा। और इंडियन लिटरेचर कंसिडर्ड एज इन्होंने क्या इसके अंदर कहा गया कि जो इंडियन लिटरेचर है वो टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। तो ये चीज तो डायरेक्ट से पूछा गया है, बताओ कौन से एक्ट में इंडियन लिटरेचर को कंसिडर किया गया है टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसको। आइए देखते हैं भाई, अब आ जाते हैं 1854 में। 1854 में आया था वुड डिस्पैच, है ना? वुड डिस्पैच, इसमें देखो क्या हुआ था भाई, इसको लाने वाले कौन थे? ध्यान रखना चार्ल्स वुड, है ना? ध्यान रखना वुड डिस्पैच कौन लेके आया था? चार्ल्स वुड। इसको इशू किया गया था, जो कि प्रेसिडेंट हुआ करते थे कब? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने इशू किया था चार्ल्स वुड। इसके अंदर सिंपल से क्या है, नोन एज द, इसको इसको देखो जो वुड डिस्पैच है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा जाता है वुड डिस्पैच को बताओ किस नेम से जाने जाते हैं इसको, और हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, है ना? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। तो वो डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। इसको इशू करने वाले कौन था भाई?
चार्ल्स वुड थे। चार्ल्स वुड कौन था? ये कोई मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था और इसी को हम वो डिस्पैच को ही हम और किस नाम से जानते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। अब देखो इसके अंदर क्या-क्या बात हुई तो उसको ज़रा समझते हैं, की पॉइंट क्या है किसका भाई? वो डिस्पैच का। इन्होंने एम्फसाइज़ किया था इसके अंदर देखो इ इस वो डिस्पैच के अंदर भी एम्फसाइज़ किया गया था कि उसको एजुकेशन लर्निंग को है ना, एजुकेशन लर्निंग को यहाँ पे सॉरी यूरोपियन लर्निंग को यहाँ पे एम्फसाइज़ किया गया था। ऑर्नामेंटल के ऊपर ऑर्नामेंटल को कहीं न कहीं पे दबा दिया गया। जो इंडियन का जो एंसिएंट टेक्स्ट बुक एजुकेशन बेस्ड था उसको दबाया गया और यूरोपियन को यहाँ कहीं न कहीं एम्फसाइज़ किया गया मतलब कि उसको बढ़ावा दिया गया। देखो एजुकेशन शुड बी प्रोड्यूस प्रैक्टिकल बेनिफिट इसके अंदर कहा गया जो एजुकेशन जो होना चाहिए वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल बेनिफिट पे बेस्ड होना चाहिए। इंडियन हेल्प इंडियन देखो और ये चीज़ ये कहा था कि भाई इसको ऐसा एजुकेशन दो जो कि इसे ट्रेड करने में और कमर्स करने में इसको कहने की हेल्प करे और ये समझ सके कि इसको भाई जो यूरोपियन का वे ऑफ लाइफ है वो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, उसको सिखाओ ये चीज़ कि यूरोपियन में कैसे ज़िंदगी जी जा रही है, ये सारी चीज़ इसके अंदर कहा गया था। उसके बाद क्रिएट डिमांड फॉर गुड है ना, ताकि इकोनॉमिकल इसका कहीं न कहीं इसका इकोनॉमिकल मोटिव था, इसका ध्यान रखना आपसे पूछा था वो डिस्पैच का मोटिव क्या था? तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा ही है भाई, ब्रिटिश राजा कहीं न इसको फ़ायदा ही होगा। ये सारा चीज़ किसके अंदर कहा गया था भाई? वो डिस्पैच के अंदर कहा गया था। अब देखो मेरे भाई की गोल्स इसके अंदर क्या था भाई? सिंपल सा गोल मैं आपको बता दिया भाई। यहाँ पे ये यूरोपियन इजू नॉलेज को यहाँ पे क्या कर स्प्रेड करना चाह रहे थे, चाहे वो आर्ट्स के फॉर्म में हो, साइंस के फॉर्म में हो, लिटरेचर ये सारी चीज़ को कहीं न कहीं सिखाया जा रहा था। अब देखो ये कहते थे कि इंडिया को अवेयर करो किससे भाई? कॉमर्स से एंड एडमिनिस्ट्रेशन से इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा भाई? इसको अवेयर किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ किसके अंदर बात हो रही है? ये सारा चीज़ इसके अंदर बात हो रही है वो डिस्प्ले ये सारा की पॉइंट है और इसका गोल क्या था कि यहाँ पे हम एजुकेशन देंगे आर्ट पे, साइंस पे, लिटरेचर मतलब यूरोपियन नॉलेज में इसको हम एजुकेशन देंगे और कहीं न कहीं जिसकी वजह से क्या हो सका जो इंडियन जो होंगे वो अवेयर हो पाएँगे कॉमर्स से यानी एडमिनिस्ट्रेशन से वो जान सकेंगे ये क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। तो कहीं न कहीं ये ट्रेड वगैरह करना सीखेंगे। कहीं न कहीं ये हमें हेल्प करना एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इसको हम कहीं न कहीं इसको जॉब अगर ये इंग्लिश सीख गए, तो इसको हम जॉब देंगे तो कहीं न कहीं मेरा ही बेनिफिट होगा, ठीक? उसके बाद मतलब इनका मोरल कैरेक्टर जो था इंडिया का, उसको वो इम्प्रूव करना चाहता है। आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ वो डिस्पैच का क्या-क्या गोल था? तो 3 गोल है याद रखना और इसका पॉलिसी क्या-क्या था भाई? ये सिंपल सा भाई ये इसका कहीं न कहीं उसका बेनिफिट तो कहीं न कहीं पॉलिसीज़ लाएगा, कहीं कि उसका अपना बेनिफिट तो होना ही चाहिए इसमें। तो ये एस्टेब्लिश क्या करना चाहते थे? एजुकेशन डिपार्टमेंट ताकि ये कंट्रोल किस पे कर सके? स्कूल वगैरह पे यहाँ पे पूरा कंट्रोल कर सके, यूनिवर्सिटी सिस्टम ला सके इंडिया जैसे कलकत्ता के अंदर इन्होंने लाया, मद्रास के अंदर लाया, बम्बई के अंदर लाया, कब ये 1857 देखो यहाँ पे 1857 में आपको विद्रोह पढ़ाया, कहीं न कहीं विद्रोह भी चल रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट भी किया जा रहा है, ध्यान रखना। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया भाई पॉलिसीज़ में क्या था जो कि आपको मैंने बताया कि जो पहले ज़माने में एजुकेशन दिया करता था, तो उसका कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं हुआ करता था, ठीक है? कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं था, फीस वगैरह कुछ नहीं था, एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, बस आ रहे हैं, समझ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने बताया मतलब ध्यान रखना वो डिस्पैच के अंदर बताया गया कि अब इंडिया एजुकेशन सिस्टम को अगर स्टैंडर्डाइज़ किया जाएगा जिसके अंदर कुछ टाइम टेबल बना रहेगा भाई इतने टाइम पे आना है, इतने टाइम पे जाना है, हर चीज़ का टाइम बनेगा, इतने से इतने टाइम तक ये पीरियड चलेंगे। उसके बाद उसको कुछ इंस्पेक्शन आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। एनुअल यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और कुछ न कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे फ़ी भी लगेगा। पहले ज़माने में फ़ी वगैरह नहीं दिया करते, जिसका दिल करे दे दो, जिसका मन करे ना दे। तो कहीं न कहीं अब यहाँ पे फ़ी देना कंपल्सरी कर दिया गया था। अब देखो भाई जिसकी वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन यहाँ पे करना पड़ा। एजुकेशन वाला देखो, यहाँ पे देखो एजुकेशन वाज़ टूल फॉर द अब इन्होंने क्या कहा भाई एजुकेशन जो वो कहीं न कहीं एक टूल के तरीके को यूज़ करना चाहते थे कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन में। ये सारी चीज़ कहीं न कहीं आपका किसके अंदर बात किया गया था भाई वुड डिस्पैच के अंदर। ध्यान रखना फिर से मैं बता दूँ कब आया था 1854 में आया था। किसको लेके चार्ल्स वुड लेके आए थे। इसका दूसरा नाम क्या था मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर सिंपल क्या यूरोपियन एजुकेशन को इंक्रीज़ किया गया मतलब कि उसको फंडिंग किया गया था और जो ओरिएंटल था उसको दबा दिया गया था। प्रैक्टिकल बेस्ड पे यहाँ पर नॉलेज देने की बात हुई थी। या कहीं न कहीं इसका क्या गोल था भाई? इसका गोल था कि अगर एजुकेशन इंडियन लोग पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा उसका एक तो मोरल कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। वो कहने की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। उसको हम जॉब वगैरह दे सकते हैं ताकि हम उससे अपना काम करवा सकें। है ना? ये सारी चीज़ कहने का सिंपल सा सिस्टम था। जिसकी वजह से इन्होंने स्कूल वगैरह में टाइम टेबल लेके आए, फीस वगैरह लेके आए कि हाँ भाई आप फीस लेके इतना टाइम टेबल है, ये सारी चीज़ आपको फॉलो करना होगा। तो ये सब कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बात हुई थी। अब देखो एक आता है मिशनरी एजुकेशन तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो था भाई इसके बारे में पूछता था बताओ इसका फाउंडर कौन है भाई? विलियम कैरी इसका फाउंडर मिशनरी एजुकेशन के जो फाउंडर है विलियम कैरी है। मैं आपको स्टार कहाँ पे लगा दूँ भैया यहाँ पे लगा देता हूँ है ना याद रखना फाउंडर है
उसका देखो ये जो मिशनरी एजुकेशन आपसे पूछा जाता, बताओ इसका गोल क्या था, ये किस बेस्ड पे यहाँ पे एजुकेशन दिए जा रही थी। इसका जो बेसिस था ये क्रिश्चियन एजुकेशन था। क्या था भाई, जो मिशनरी एजुकेशन था ये क्रिश्चियन एजुकेशन था, मॉडल एंड क्रिश्चियन एजुकेशन था। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, विलियम कैरी थे। तो यहाँ पे अब आते हैं जरा सा इसका सिंपल सा मिशन देखो भाई। ये एस्टेब्लिश किया गया था अंडर डेनिश कंट्रोल में। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह यहाँ पे आया था, है ना। ये सारी चीज़ कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आएगा, प्रिंटिंग प्रेस छोड़ दो, कॉलेज भी आप छोड़ दो। चलो डेट याद कर लेना, अदरवाइज़ इससे आपके एग्ज़ाम में आई थिंक नहीं आएगा। तो 1857 में ब्रिटिश कंटेंट सपोर्टिंग द मिशनरी जो, तो 1857 में जो ब्रिटिश वगैरह था ना, ये डायरेक्ट इसको कहते थे भाई तुम जाओ सिंपल सा वर्ड वर्ड जान लो, जो ब्रिटिश वगैरह हुआ करते थे, वो क्रिश्चियनरी एजुकेशन को सपोर्ट किया करते हैं। मैंने आपको बताया जिसके वजह से कहीं न कहीं रिवोल्ट भी हुआ था। मैं आपको फर्स्ट इस लास्ट वाले चैप्टर में मैंने जब रिवोल्ट पढ़ाया 1857 का, मैंने बताया भाई ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल क्रिएट किया था रिवोल्ट में। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो मतलब कि मिशनरी एजुकेशन बोले तो क्रिश्चियन एजुकेशन को मतलब पूरा एकदम सपोर्ट करे, डायरेक्टली सपोर्ट किया करते, जाओ तुम कहीं भी स्कूल खोलो, तुम ज़मीन ले लो, मैं तुम्हें ज़मीन दे दूँगा, तुम जाओ अपना एजुकेशन में एकदम स्प्रेड किया करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होगा। ये सारी चीज़ कहीं इसके साथ हो रहा था। अब आते हैं भाई ज़रा-सा देखते हैं कि ये सारी चीज़ तो हो गया इंडिया के अंदर, ये सारा चीज़। अब देखते हैं कि भाई इंडिया एजुकेशन क्या था ब्रिटिश रूल से पहले, है ना। ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश रूल बिफोर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले को थोड़ा-सा समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश रूल से पहले जो था मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, पाठशाला हुआ करता था यहाँ पे, है ना, जिसको लोकल स्कूल हुआ करता था विलेज-विलेज में। मैंने आपको बताया जो कि पेड़ वगैरह ऐसा कोई टाइम टेबल कुछ भी नहीं हुआ करते थे। आपसे पूछा जाता है कि इंडियन एजुकेशन जो था इसका रिपोर्ट लेकर कौन आया था? ध्यान रखना विलियम एडम जो थे ये इसका रिपोर्ट लाए थे, है ना। ध्यान है, इसको सर्वे करने के लिए भेजा, जाओ तुम जो लोकल एजुकेशन है, जो पाठशाला है इंडिया के अंदर, उसका तुम सर्वे करो और मुझे रिपोर्ट लगा दो। तो कौन था भाई? विलियम एडम्स थे, जो कि 1830 में इसका रिपोर्ट लेके आए थे। इसने रिपोर्ट में क्या लिखा भाई कि इंडिया के अंदर लगभग-लगभग 1 लाख पाठशाला है ना, लगभग 1 लाख पाठशाला कहाँ-कहाँ पे? बिहार एंड बंगाल, इन्हीं दोनों में देखो इतना ज़्यादा पाठशाला था। लगभग कहाँ पे? उसने कहा कि बिहार और इन 2 जगह इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, 2 जगह का इन्होंने रिपोर्ट बनाया, बंगाल और बिहार का। तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई लगभग-लगभग 1 लाख पाठशाला है और हर एक पाठशाला में 20 लाख, अब देखो हर मतलब ये इसमें टोटल मिला के कितने भाई 20 लाख, एक पाठशाला में 20 स्टूडेंट है तो टोटल 20 लाख। इन्हें देखो सिंपल वर्ड है, इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख पाठशाला है और हर पाठशाला के अंदर लगभग 20, इन्होंने एक एवरेज बताया कि 20 स्टूडेंट आते हैं हर पाठशाला में। इस अकॉर्डिंग देखो मतलब टोटल कितने स्टूडेंट है भाई, 20 लाख स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं कहाँ पे, बिहार और बंगाल में। तो अब देखो ये रिपोर्ट सबसे पहले इसने कहा क्या बनाया था, किसने बनाया था याद रख लिया, इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा, ये आपका रिपोर्ट था। आप समझते हैं कि भाई जो पाठशाला कैसा था, इसका फीचर कैसा था मेरे भाई, जो जो ब्रिटिश रूल से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था। सबसे पहले ध्यान रखना ये फ्लेक्सिबल था, इसका कोई भी फिक्स फी वगैरह नहीं था, जितना दिल करे फी दे दो, ना करे ना दो। कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, कोई ब्लैक बोर्ड वगैरह नहीं हुआ करता, ओरल टीचिंग हुआ करता था। नॉर्मल आओ भाई, जो टीचर का दिल करे, अच्छा आंख बंद करके अच्छा हाँ ठीक है आज भाई जोड़ घटा सिखाएंगे, अरे हाँ ठीक है आज ये सिखाऊंगा, आज हाँ इस टॉपिक पे चर्चा होगी। कुछ इस टाइप का कोई भी सिलेबस वगैरह यहाँ पे ये नहीं था, आज आपको इस सिलेबस से पढ़ाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय पे। और यहाँ पे भाई जो क्लासेस वगैरह हुआ करते थे, ये कहाँ पे कभी भी किसी पेड़ के नीचे करवा दिया जाता था, किसी दुकान के नीचे, दुकान के साइड में कोई टेम्पल वगैरह गुरु होम से कहीं पे घर पे बुला लिया करते थे, मतलब समझ रहे हो। तो ये सारा जो कोई भी मतलब फिक्स एजुके स्कूल नहीं था, सिंपल बनू ये जान लो। फी डिमांडेड और फैमिली इनकम, है ना, जो इस मतलब फी वगैरह क्या सिस्टम है, जो रिच लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा पैसे लिया करते थे, जो अमीर गरीब लोग हुआ करते थे उससे कम पैसे लिया करते ये लोग। अब देखो भाई जो कहीं न कहीं आप देखो ये जो हार्वेस्टिंग बेस्ड पे ये सीजन टीचिंग क्या करते हैं, जो हार्वेस्टिंग बेस्ड हुआ था, तो मतलब ये कि आप मान लेते हैं धान काटने का समय है और गेहूँ काटने का समय है, भाई इस समय स्कूल पढ़ाई हो ही नहीं रही, सब चले गए धान काटने के लिए, सब चले गए गेहूँ काटने के लिए, सब चले गए ये काटने के लिए, वो काटने के लिए, है ना, अपना खेती करने चले गए। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग बेस्ड पे ये सीजन एजुकेशन हुआ करता था उस समय। अब इसका देखो एक एडवांटेज था, इसके अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो फीस स्ट्रक्चर था भाई, जो गरीब लोगों से उसके लिए कम फीस था, यानी तो नहीं भी देते थे कोई बात नहीं, लेकिन अमीर से ज़्यादा था। तो ये कहीं न कहीं भाई इसके अंदर गरीब जो लोग थे वो भी पढ़ सकते थे। ठीक है? तो मतलब लोकल जो हुआ करते थे सब यहाँ से एजुकेशन लिया करते थे। ये आपका आपसे पूछा जाता है कि उसका क्या बेनिफिट क्या था? एक ही एडवांटेज था कि जो गरीब बच्चे थे वो भी ईज़िली पढ़ सकते थे। आज देखते हो भाई कितने ज़्यादा पैसे हैं, तो गरीब लोग है भाई सोचते हैं पहले कि भाई इतना पैसा कहाँ से, अगर वो चाहते भी पढ़ाना तो पैसे की वजह से कहीं न कहीं वो लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ये आज का ये सिस्टम है। अब देखो भाई जो ब्रिटिश ने अब ब्रिटिश से मैंने आपको बताया कि ये सारे चेंजेज़ आए, इतना थॉट प्रोसेस आया, ओरिएंटल वगैरह आए, इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, है ना? वो डिस्पैच आया। तो उसके बाद आप देखो पाठशाला के अंदर इन्होंने क्या-क्या रेगुलेट वगैरह इन्होंने किया। तो अब देखो जब ये सारा इंडिया के अंदर बहुत सारा वर्ड आने लगा, बहुत सारा रूल्स वगैरह आने लगा एजुकेशन को लेके, तो सबसे पहले इन्होंने पाठशाला पे ही गए।
पाठशाला पे इन्होंने कहा भाई अब यहाँ पे पंडित पढ़ाएगा, इन्होंने टीचर को अपॉइंटमेंट करने लगे भाई, अब यहाँ पे टीचर वगैरह पढ़ाएंगे, कोई भी लोग नहीं पढ़ा सकते हैं, तो पंडित वही पढ़ाएगा। इन्होंने मेजर किया है ना, इन्होंने टाइम एक बार आप बोला भाई अब यहाँ पे एक टाइम टेबल भी पढ़ाई होगी, एनुअल एग्जाम भी होगी, टेक्स्ट बुक इन्होंने जारी किया भाई अब यहाँ पे एक बुक से पढ़ाया जाएगा, कोई भी ओरल लैंग्वेज ओरल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, आपको एक बाकायदा एक बुक दिया जाएगा, उस बुक से आप पढ़ाएंगे। इन्होंने फिक्स मतलब कि क्या बोला भाई फीस को इन्होंने फिक्स कर दिया, डिसिप्लिन अटेंडेंस मतलब बोला भाई जो बच्चे आएंगे उसका अटेंडेंस बनेगा, नहीं ये सारी चीज इन्होंने कहा। गवर्नमेंट गारंटी गिवन टू द अगर कुछ भी दिक्कत होगा भाई तो आप मतलब कंप्लेन वगैरह किया जाएगा, ये सारा चीज इन्होंने कौन भाई रेगुलेशन लगाया पाठशाला के अंदर। इसका लेकिन एक नुकसान था भाई, जो गरीब वगैरह थे वो अब स्ट्रगल करने लगे पढ़ाई से, नहीं इनको भाई इनको दिक्कत होने लगा भाई कैसे भाई पढ़ाई हम करें। इंडिपेंडेंट गुरु लॉस्ट अथॉरिटी, मैंने पाठशाला डिक्लाइन। आप देखो जो जो इंडिपेंडेंट गुरु थे, क्योंकि भाई एक रूल रेगुलेशन अब आने लगा था, जो गुरु वगैरह थे भाई वो कहने के अपना अथॉरिटी वगैरह लूज करने लगा था, और जो पाठशाला था कहने के डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि भाई अब जो गरीब लोग के बच्चे थे वो आ नहीं सकते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद इतने सारे पैसे नहीं, क्यों पैसे अब फिक्स कर दिए गए थे, उसके पास पैसे नहीं थे, बुक लेने के पैसे कहाँ थे, एनुअल एग्जाम, उसके बाद एनुअल एग्जाम वगैरह वो नहीं दे पाते थे, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसके पास पैसे नहीं थे, किसी के पास बुक नहीं थे, कोई अब एग्जाम ही नहीं दे पाया, पता चला कि जब एग्जाम देने का समय आया तो वो गेहूं काटने का चले गए, एग्जाम देने का शायद वो कोई काम करने चले गए, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं अब पाठशाला को डिक्लाइन करने लगा, धीरे धीरे पाठशाला डिक्रीज होने लगा, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं चल रहा था। अब आते हैं दो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को जरा हम देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं भाई, अब देखो इंडियन का रिस्पॉन्स क्या रहा भाई, कहीं ना कहीं आपको पता है कि रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं खराब ही रहा होगा, तो ज्यादा हम नहीं देखेंगे, हम दो दो महात्मा गांधी बने पढ़ते हैं, इसका क्या रिस्पॉन्स था। इन्होंने बहन भाई इन्होंने क्या किया, कॉलेज एजुकेशन क्रिएटेड, इन्होंने सिंपल सा बात है, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसके ये खिलाफ है कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एजुकेशन नहीं चलना चाहिए, इनका इनका मानना था कि ये जो हमारे जो इंडियन कल्चर है इसको कहीं ना कहीं ये खराब कर रहा है, इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं हमारा इसकी वजह से नुकसान में है, तो ये महात्मा गांधी का कहना था। आपसे पूछा पूछा जाएगा बताओ महात्मा गांधी का क्या सोच था, ये कहते थे भाई जो इंडियन कल्चर उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसका देखो अब ये इंडियन बिकम मेंटली डिपेंडेंट ऑन, अब देखो इनका कहना था कि भाई अगर यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन आएगा इंडिया के अंदर, जो इंडियन था वो मेंटली भले फिजिकली इंडियन है, लेकिन उसके अंदर अगर इंग्लिश अगर आने लगी, उसकी सोच वगैरह आने लगी, तो मेंटली जो प्रिपेयर हो जाएगा वो ब्रिटिश आइडिया इसके दिमाग में ब्रिटिश टाइप का सोचने लगेगा, कहीं ना कहीं मेंटली ब्रिटिश बन जाएगा, ये इनका कहना था, कौन एक महात्मा गांधी कहते थे, ठीक है भाई। उसके बाद भाई इन्होंने कहा कि भाई इंडिया को है ना ग्लोरीफाई कर दिया जाएगा, किससे भाई ब्रिटिश रूल से, ये भी इनका कहना था, और शुड बी लोकल लैंग्वेज टू स्टे कनेक्टेड, और हमें मतलब कि क्या चाहिए भाई लोकल लैंग्वेज ही से हमें सिखाना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी से क्या हो सके कनेक्ट हो सके, ये इनका कहना था इनके। उसके बाद देखो भाई इंग्लिश मीडियम मेड इंडियन स्ट्रेंजर फॉर देयर ऑन लैंड, जो अगर इंग्लिश मीडियम यहाँ पे आने लगेगा तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर से बना देगा, हमारे खुद के जमीन में हमको लगेगा भाई हम स्ट्रेंजर से हैं, ये इनका कहना था, समझ में ये सारी चीज कहीं इन्होंने कहा। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इसने क्या कहा भाई, इसने कहा कि भाई ठीक है एजुकेशन तो है वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है कहीं नहीं, देखो जो महात्मा गांधी थे ये फुल्ली खिलाफ थे, किसके, वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये सेमी थे, मतलब ये फुल्ली नहीं थे, ये चाहते थे भाई कि ठीक है तुम जो एजुकेशन सिस्टम लेके आए हो तो उसमें से कुछ कुछ तो ठीक है तुम्हारा, कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन कुछ कुछ हमारा जो एंशियंट जो नॉलेज हमारा मतलब कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चलता आ रहा है उसी से चलेगा, कुछ तुम्हारा ले लिया जाएगा कुछ नहीं लिया जाएगा, ये देखो ध्यान रखना, महात्मा गांधी फुल्ली तरीके से उसको विरोध कर रहे थे कि भाई तुम्हारा एक भी एजुकेशन सिस्टम यहाँ के लिए सही नहीं है, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब थे वो कहते थे भाई तुम्हारा कुछ चीज सही है लेकिन कुछ चीज सही नहीं है हमारे लिए, तो ये देखो जैसे क्रिएटिव है ये चीज के लिए सही था, फीस वगैरह चलो फ्री एजुकेशन होना इसको कहते हैं, देखो क्रिएटिव ये आया था एजुकेशन, फ्री फ्री उसने कहा भाई फी, इसने कहा नहीं भाई फी नहीं देना है, फी आप तू हर बच्चे पैसे नहीं दे सकते इसलिए फी नहीं देना है, फ्री ऑफ पोस्ट एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, ये देखो ये दो फ्रेंड्स हो गए। उसके बाद देखो लर्निंग शुड बी हार्मनी में, देखो ये देखो हार्मनी तो होना चाहिए, लेकिन ये नेचर कुछ पैक जगह, इनका कहना था कि भाई तुम स्कूल वगैरह मत बनाओ, ये पैक पैक जगह पे एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं खुले जगह पेड़ के नीचे सही है एजुकेशन, ये कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट में एजुकेशन देना चाहिए, देखो यहाँ पे हार्मोनी ये तो वहां से ले लिया, लेकिन नेचुरल इन्होंने खुद कर लिया, मतलब देखो एक यहाँ पे उसका ले रहा एक अपना तरीके से, एक उनका एक अपने, ये सारा चीज इनका कहना था। देखो वेस्टर्न साइंस ठीक है भाई, ठीक है वेस्टर्न साइंस आपने बोला था, हाँ साइंस से कहने का हमें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन भाई हमें इंडियन कल्चर का भी वैल्यू उसके अंदर इंक्लूड करो ताकि हम इंडियन कल्चर को भी पढ़ सकें, तो ये चीज चाह रहे थे। इन्हें एम्फेसाइज का भाई जो आर्ट है म्यूजिशियन ये डांस, ये देखो सिंपल वर्ड में ये जान लो, ये चाहते थे कि इसके अंदर
वेस्टर्न एजुकेशन भी हो और इंडियन एजुकेशन को साथ में कंपाइल कर दिया जाए। तो दोनों को एक ही साथ पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ आप तुम वेस्टर्न में पढ़ते जाओ तो ताकि तुम वेस्टर्न ही बन जाओ। अब देखो भाई, जो फिलोसफी था ये दोनों का, अब मैंने आपको बताया महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर थोड़ा सा डिफरेंट था। ये महात्मा गांधी जी चाहते थे फुल्ली वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो चाहते थे वर्नाकुलर लैंग्वेज हो, लेकिन साथ के साथ भाई मीडियम जो कहेंगे इंग्लिश वगैरह भी जानना आज के दौर में जरूरी है। तो ये चीज चाहते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसी टाइप से अगर देखेंगे एजुकेशन भाई, जो गांधी जी थे वो चाहते थे भाई क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल स्किल हो उसी पे, और सेल्फ रिलायंस हो। लेकिन जो टैगोर साहब थे ये क्राफ्ट तो चाहते थे, आर्ट आर्ट चाहते थे, लेकिन ये होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहने के चाहते थे, इमेजिनेशन वगैरह भी कहने के, पॉलिटिकल बेस्ड नॉलेज चाहते थे। आएंगे भाई व्यू वेस्टर्न एजुकेशन में क्या व्यू था भाई, महात्मा गांधी जो थे भाई ये फुल्ली तरीके से ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, कौन भाई, वेस्टर्न एजुकेशन को है ना, और टेक्नोलॉजी चाहते थे ये यहाँ आए ही नहीं, हाईली क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल थे किसके खिलाफ, और वेस्टर्न मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो टैगोर साहब थे ये से कुछ चीज को इन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे कंबाइंड, इनका कहा, इन्होंने कहा भाई कंबाइंड बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए जिसके अंदर ट्रेडिशनल एजुकेशन भी हो और उसके साथ आप मिक्स कर दीजिए किसको, वेस्टर्न एजुकेशन। हमें कोई दिक्कत नहीं, देखो इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन रहेगा ही और साथ के साथ आपका वेस्टर्न एजुकेशन इसके अंदर ऐड कर दो। अब देखो दोनों का गोल क्या था, महात्मा गांधी जो थे भाई वो सेल्फ रिस्पेक्ट करते थे, है ना, डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। जो टैगोर साहब थे ये फोस्टर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इस पे बिलीव क्या करते हैं। इनका इनका काम था भाई सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ के है, डिग्निटी बढ़ के है, इंडिपेंडेंस बढ़ के है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर थे भाई क्रिएटिविटी भी आपके लिए जरूरी है, इमेजिनेशन आपको सोचना आना चाहिए, यूनिवर्सल आपको थोड़ा सा दुनिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। महात्मा गांधी सिर्फ इंडिया के बारे में मतलब सोच रहे थे, और ये जो जनाब मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनको चाहते थे भाई थोड़ा क्रिएटिविटी होना चाहिए, जो स्टूडेंट के अंदर इमेजिनेशन पावर आना चाहिए, मतलब सोचना आना चाहिए, थोड़ा सा यूनिवर्सल आउटलुक, मतलब बाहर को देखो, बाहर की दुनिया कैसे है, आप पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। ये दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस था, आपको ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन का आपका देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। शांति निकेतन का फाउंडर कौन है मेरे भाई, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना शांति निकेतन बनाया था। कब, 1901 में है, ध्यान रखना। शांति निकेतन का फाउंडर है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1901 में बनाया था। ये मतलब ये कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर में था, जिसका मीनिंग होता है शांति निकेतन, मतलब एडॉप्ट ऑफ पीस, मतलब सिंपल सा कोई एजुकेशन, मतलब शांत प्लेस में एजुकेशन देना चाहते थे। इसका पर्पस क्या था भाई, टू क्रिएट स्कूल, स्कूल वेयर चिल्ड्रन शुड बी लर्न फ्रीली इन नेचर। देखो इसका जो शांति निकेतन था ये 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूर था, 100 किलोमीटर, समझ लो, मतलब कि कहने के जंगल वगैरह में बनाया था, शांत इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट में इसका एजुकेशन वहाँ पे देते थे। आइए देखते जरा सा, फाइनली आपका ये होता है चैप्टर कंप्लीट। तो जरा सा एक दो आप नाम देख लो ताकि आप याद कर सकें। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। और क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आपके नाम पे बेस्ड पे आते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी क्वेश्चन आता है, आपको पता है थोड़ा स्टेटमेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है, लेंथी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा थ्योरी भी बता दिया इसके अंदर। देखो अब तक जरा सा इसको समरी फॉर्म में देख लेते हैं। जो कलकत्ता मदरसा था ये कब बना था भाई, ध्यान रखना 1781 में बनाया था। किसके अप्रोच में बनाया गया था भाई, ओरिजिनलिस्ट के अप्रोच पे बनाया गया था। अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ इसके अंदर नॉलेज दिया जाता था। हिंदू जो कॉलेज था वो बनारस में बनाया गया था 1791 में। इसके अंदर फोकस क्या है, संस्कृत स्टडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज पे इसको फोकस किया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे जो मैकेले था, इसकी बात चर्चा कब हुई भाई, जो मैकेले मिनट था ये कब आया, इसको देखो जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है उसको मैकेले मिनट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। तो इसको ये 1835 में आया था। सिंपल सी बात है, इसमें क्या कहा गया था भाई, जो एजुकेशन होगा वो इंग्लिश के अंदर दिया जाएगा, है ना। इन्होंने ओरिएंटमेंटल को इन्होंने कहीं कहीं बैंड लगा दिया, और यूरोपियन इसको जो था नॉलेज को इन्होंने वहाँ पे एम्फेसाइज किया, उसको बढ़ावा दिया साइंस लिटरेचर को। वुड डिस्पैच अगर देखोगे तो वुड डिस्पोज भाई स्प्रेड, देखो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को मतलब पूरे इंडिया में फैलाने का काम किया, है ना। यूनिवर्सिटी को इन्होंने बनाया, एम्फेसाइज एजुकेशन पे इन्होंने कहा भाई एजुकेशन जो होगा प्रैक्टिकल होगा, मोरल होगा, ये सारी चीजें हमने बता रखा है। यूनिवर्सिटी देखोगे इंडिया के अंदर कहाँ का खोला गया था, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में स्टेब्लिश किया गया था भाई, जिसके अंदर क्या एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइजेशन, जो हायर एजुकेशन होगी वो अब ब्रिटिश के बेस्ड पे होगा। ये सारी बातें यहाँ पे हुई थी। देखो ये क्वेश्चन नाम है, यहाँ पे मैंने नाम ऑलरेडी लास्ट टाइम लिखा था। आपको विलियम जॉन से था भाई, ये एस्थेटिक सोसाइटी थे, है ना। उसके बाद जो हेनरी थॉमस थे भाई ये संस्कृत स्कॉलर थे। थॉमस बेबिटन थे, इंग्लिश एजुकेशन एडवोकेट थे, ध्यान रखना है इंडिया के अंदर पूछा एजुकेशन लेके कौन आया था, थॉमस बेबिटन थे। फूड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। विलियम एडम जो था पाठशाला का रिपोर्ट कब, आपसे पूछा था कि पाठशाला का रिपोर्ट किसने दिया था, ध्यान रखना विलियम एडम से दिए थे। महात्मा गांधी जो भाई थे ये वेस्टर्न एजुकेशन के फुल्ली तरीके से खिलाफ थे, लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे
सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने शांति निकेतन का फाउंड ये शांति निकेतन का फाउंडर थे और ये होलिस्टिक लर्निंग चाहते थे, है ना? होलिस्टिक लर्निंग ये चाहते थे। ये आपका चैप्टर था कुछ आसान सा, तो फाइनली ये कुछ एक ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर मज़ा आया होगा, आसान सा चैप्टर है भाई, है ना? थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसलिए मैंने फिर भी कोशिश करा कि आपको थ्योरी भी अच्छी तरीके से क्लियर हो। आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो भाई देखो, जिस बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर मुझे आप मैसेज करेंगे और आपको बस 49 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री का पीडीएफ दे दूँगा, पॉलिटी का दे दूँगा मेरे भाई, और आपका इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सारा जितने भी आपको है ना, सोर्स कंप्लीट एसएसटी का आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा कितने में, 49 रुपीज़ में। उसके लिए देखो, ये जो पीडीएफ है ना, ये सारा का सारा सेम टू सेम आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम भेजना, आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए वो साइज़ आपको बस सेंड करना है। अब चैनल पे फर्स्ट टाइम है मेरे दोस्त, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कर जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो आपको। और मेरे दोस्त, आप क्या है, ये आपका भाई का इंस्टाग्राम आईडी, मतलब मेरा इंस्टा आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।